हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे कि इरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। तो ऐसा कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जो विस्तारवाद का नीति था, है ना, एक इरा था एक्सपेंशनिज्म का, वो ओवर हो चुका है और इरा ऑफ डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ऐसा कहा गया चाइना को मतलब कि अटैक करते हुए, एक तरह से इनडायरेक्टली चाइना के प्रति बोलते हुए। तो यहाँ पे चाइना का नाम नहीं लिया गया, बल्कि ऐसा बस बोला गया कि इरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। तो चाइना उधर चाइना की तरफ से जवाब आया कि ग्राउंडलेस टू व्यू चाइना इज एक्सपेंशनिस्ट, है ना। तो चाइना का तो इंडिया के द्वारा नाम ही नहीं लिया गया, फिर भी उन लोग खुद समझ गया कि इसको बोला गया है, तो अच्छी बात है। उन लोग की तरफ बोला गया ग्राउंडलेस है बात, मतलब कि चाइना को एक्सपेंशनिस्ट कहना एक गलत बात है, ऐसा उसके द्वारा कहा गया। यहाँ पे है कि साइटिंग सिक्योरिटी गवर्नमेंट टू बैन पावर गियर फ्रॉम चाइना। तो पावर गियर का बैन किया गया है, वहाँ से इंपोर्ट करना बैन किया गया है अभी, चाइना से इंपोर्ट करना। पावर गियर मतलब कि जो बिजली विभाग में जो भी सामान यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था पहले, है ना, खरीदा जाता था, उसमें चाइनीज गुड अब नहीं होगा, ऐसा कहा गया है पावर मिनिस्टर जो हमारे आर.के. सिंह, उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आज कोरोना का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो करीब 6,25,000 केस अभी टोटल मिलाकर के आया है, जिसमें 3,80,000 के लगभग रिकवर कर गए। 18,000 डेथ हुआ है। कल का यदि देखा जाए तो 20,000 डिटेक्ट हुए हैं कल, और 20,000 ठीक भी हो गए हैं ना। तो हालांकि डिटेक्ट होने वाले की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैक्सीन बाई 15 अगस्त, तो अगस्त 15 के पहले वैक्सीन आ जाएगा, ऐसा कहना आईसीएमआर का। ठीक है, ऐसा आईसीएमआर के द्वारा कहा गया है। और कुछ लेकिन इसके साइंटिस्ट जो हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है इसको मतलब कि कह रहे हैं कि रिस्की होगा, अभी इतना जल्दीबाजी करना थोड़ा सा रिस्की होगा, ऐसा कहा जा रहा है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं आईसीएमआर के बारे में देख लेते हैं। आईसीएमआर का स्थापना 1911 में हुआ था। ठीक है, हालांकि उस समय इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। 1912 में इसका नाम बदल के कर दिया गया आईसीएमआर, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसका काम क्या है, तो बायोमेडिकल रिसर्च, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना इसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये था इस न्यूज से। आइए अगले न्यूज को देखते हो। तो कहा टोक्यो 2014 टू लद्दाख 2020 पीएम्स फुल सर्कल टू ड्रॉ एंड फॉर बीजिंग। तो 2014 में टोक्यो में जो भाषण दिया गया था और कल का जो भाषण था 2020 में, उसमें काफ़ी ज़्यादा समानता है, ऐसा इस न्यूज़ में दिखाया गया है कि लास्ट अक्टूबर, जैसे पिछले अक्टूबर में जब शी जिनपिंग यहाँ पे आए थे, किस लिए आए थे, तो सेकंड इनफॉर्मल समिट हो रहा था उस समय। ठीक है, इंडिया और चाइना का सेकंड इनफॉर्मल समिट था उस समय, तो इसलिए शी जिनपिंग इंडिया आए थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जब तो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट कब हुआ था, जैसे सेकंड इनफॉर्मल समिट तो हुआ ममल्लापुरम में, महाबलीपुरम या ममल्लापुरम दोनों एक ही शहर का नाम। पहला जो हुआ था वो हुआ वुहान में, वुहान चाइना के अंदर है। तो चाइना के वुहान शहर में पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ था महाबलीपुरम ममल्लापुरम में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यदि तीसरा कभी होगा इन फ्यूचर तो चाइना में होगा। ठीक है, अल्टरनेट में होता है, मतलब एक बार इंडिया एक बार चाइना में, इस तरीके से। तो वहाँ पे जब हुआ था इनफॉर्मल समिट तो लोगों को लग रहा था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टेंशन है यहाँ बॉर्डर को लेकर के वो सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वर्ड जो कल जो बोला गया वहाँ पे, वो वर्ड काफ़ी मिलता जुलता है। सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए थे, अपने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहली बार जब विजिट किए थे जापान को, ठीक है, बनने के 4 महीने बाद, प्रधानमंत्री बनने के लगभग 4 महीने बाद, 1 सितंबर 2014 को, तो वहाँ पे जो भाषण हुआ था वहाँ पे बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि किसी देश में इंक्रोचमेंट करना, किसी समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाकर कब्जा करना, इन चीज़ों की प्रवृत्ति चल रही है। तो उस समय भी चाइना के ऊपर ही कमेंट किया गया था, ऐसा मतलब चाइना को ही टारगेट करके ऐसा बोला गया था इनके द्वारा। ठीक है, आज भी यहाँ पे जैसे कहा गया कि कल भी ऐसा ही कुछ बोला गया, तो वही यहाँ पे दिखाया कि दोनों काफ़ी समानता है दोनों न्यूज़ में। उस दिन और क्या बोला गया था कि द वर्ल्ड डिवाइडेड इन 2 स्ट्रीम्स, है ना, दुनिया 2 तरीके में बटा हुआ है, वन ऑफ विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म एंड अदर डेवलपमेंट विकासवाद। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आई बिलीव दैट इन 21st सेंचुरी इन एशिया इज टू लीड द वर्ल्ड। कहा जरा मोदी जी द्वारा कहा गया था कि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास है हमको कि 21वीं शताब्दी जो है उसमें एशिया दुनिया को लीड करेगा। इंडिया एंड जापान शुड टुगेदर रेज द प्रेस्टीज ऑफ द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी जो था वो था यूरोप का, 20th सेंचुरी जो था वो था यूएसए का, जो 21st सेंचुरी रहने वाला है वो एशिया का रहने वाला है ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे 19वीं शताब्दी में अधिकांशतः कंट्री जो यूरोपियन नेशन के गुलाम बने हुए थे, है ना, यूरोप पूरे मतलब पूरे दुनिया में लगभग कब्जा जमाए हुए था यूरोप। उसके बाद यूएसए की बात किया जाए तो 20वीं शताब्दी में यूएसए काफ़ी ज़्यादा पूरे दुनिया पे इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, काफ़ी डेवलपमेंट किया वहाँ पे। और 21वीं शताब्दी में एशिया में काफ़ी बड़े बड़े देश उभर कर आ रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना भी है, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब कंट्री डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा बोला जा सकता है। तो कल जो कुछ भी हुआ, मतलब कल जो बोला गया वो मतलब कि यही है यहाँ पे है कि नॉट वंस मोदी नेम चाइना बट ट्वाइस ही रेफर द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर इन द गलवान वैली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि कहा गया कि बांसुरीधारी और सुदर्शन चक्र दोनों है हमारे पास, है ना,
हम दोनों कृष्ण को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है एक एडवर्टाइजमेंट आया था उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उसमें ऑर्गेनिक फूड के बेनिफिट के बारे में बताया कि बेनिफिट क्या क्या है ऑर्गेनिक फूड का। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कह रहा है कि जिस तरह से इंजन होता है, फ्यूल, इंजन को फ्यूल चाहिए चलने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी को भी भोजन चाहिए, हम लोग को भोजन चाहिए। और छोटा क्वांटिटी हो या बड़ा क्वांटिटी हो, यदि किसी भी क्वांटिटी में किसी गलत टाइप का फूड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसे अंडर नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन का समस्या होता है। ठीक है, द केमिकल इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर प्रोसेसिंग है प्रूव्ड डबियस टू द एनवायरमेंट। क्या करें, जो केमिकल इन्वॉल्व हो गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिक फूड एंसर आवर डिजायरमेंट टू लार्ज एक्सटेंट है। तो क्या कह रहा है कि यदि हमको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना है, रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग को इंश्योर करना है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, तो ऑर्गेनिक फूड हम लोग को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड कैसे मतलब कि बनाया कैसे जाता है, तो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे उपजाया जाता है। इसमें जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है उसका ओरिजिन भी ऑर्गेनिक होता है, जैसे कंपोस्ट होते हैं, ग्रीन मैन्यूर वहाँ पे होते हैं। ठीक है, सब पत्ता को सड़ा गला करके बनाया जाता है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे सॉइल के फर्टिलिटी को मतलब कि बरकरार रखने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं उसका यूज किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ऑर्गेनिक फूड आर नॉट टिपिकली प्रोसेस्ड, उसका फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं किया जाता है। आगे पढ़ते तो ऑर्गेनिक फूड इज कंसीडर्ड ट्रेंड। कह रहा है कि आजकल ऑर्गेनिक फूड खाना जो है ट्रेंड बन चुका है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो हम लोग अपने पुराने ट्रेडिशन पे रिटर्न कर रहे हैं ना। हम लोग काफ़ी पुराने ज़माने से ऑर्गेनिक फूड खाते आए हैं। पहले जो कुछ भी होता था ऑर्गेनिक फूड ही होता था, फर्टिलाइजर वगैरह तो था नहीं उतना। ठीक है, आगे कहे इन 1939 लॉर्ड वेल्टर जेम्स ऑफ नॉर्थबर्न क्वाइंड द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग। यदि पूछा जाए किसी एग्जाम में ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, तो याद रखिएगा नाम था उनका लॉर्ड वाल्टर जेम्स। ठीक है, उनके द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया गया था वर्ल्ड का। 1970 के आसपास से पूरे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज होने लगा, फर्टिलाइजर के यूज। अब यहाँ पे मेरिट ऑफ ऑर्गेनिक फूड है, तो सबसे पहले कंटेन फ्यूअर पेस्टिसाइड, इसमें काफ़ी कम मात्रा में पेस्टिसाइड होता है। दूसरा बेटर फॉर इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। तीसरा है ऑर्गेनिकली रेज्ड एनिमल्स आर नॉट गिवन एंटीबायोटिक्स। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो जानवर का मैन्यूर यूज किया जाता है उस जानवर को भी कोई एंटीबायोटिक या कोई केमिकल वगैरह नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी जानवर का केमिकल दिया गया तो उसका खाद जब खेत में यूज किया जाएगा तो केमिकल और बढ़ेगा वहाँ पे, है ना, फिर फसल के सहारे हमारे पेट में आएगा। तो ऑर्गेनिक खाने का फायदा क्या हुआ फिर जब केमिकल खा ही लिए तो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो जानवर का मैन्यूर यूज किया जाता है उसको, उस जानवर को भी कोई ग्रोथ हार्मोन या एंटीबायोटिक वगैरह नहीं दिया जाता है। ऑर्गेनिक मिल्क या फिर ऑर्गेनिक मीट जो होते हैं कुछ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट में उनमें ज़्यादा क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये था बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। याद रखिएगा सिक्किम जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम जो है हमारे इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इसको यूएन से भी प्राइज मिल चुका है, यूनाइटेड नेशन से भी प्राइज मिल चुका है इस बात के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या रिकॉर्ड 5 लाख स्ट्रैंडेड इंडियंस हैव रिटर्न सेफली टू इंडिया। तो क्या कह रहा है कि इंडिया में लगभग 5 लाख इंडियन रिटर्न हुए हैं पिछले महीने, मतलब कि जो चलाया गया था वंदे भारत मिशन। 7 मई को मिशन स्टार्ट हुआ था वंदे भारत मिशन। लगभग 5 लाख लोगों को वापस लाया गया 137 कंट्री से। ठीक है, 137 कंट्री से इंडिया लोगों को वापस लाया गया है, 5 लाख लोग लगभग। लेकिन शुरू में जो टारगेट रखा गया था सिर्फ 2 लाख का रखा गया था, लेकिन इसमें 5 लाख लोगों को वापस लाया गया है दूसरे कंट्री से 7 मई से अभी तक में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया मिशन पॉसिबल। आगे है कांग्रेस टू ईसी। कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन को बोला है कि ये जो बनाया गया पोस्टल बैलेट फैसिलिटी बनाया गया उसको विड्रॉ करने के लिए, मतलब कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो कल के न्यूज़ में यदि देखे होंगे 2-3 दिन पहले न्यूज़ में डिस्कस किए थे कि 65 से ज़्यादा के लोग हैं, जो 65 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं और जो कोरोना से पीड़ित हैं, 2 तरह के लोग, जो जिनका उम्र 65 से ज़्यादा हो चुका है और दूसरे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो कन्फर्म कोरोना केस हैं जिनका, और उनको वोट देना है ना, किसी भी एज के हों, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट का सुविधा यहाँ पे रखा गया था। इसके तहत होगा क्या कि जब इलेक्शन का समय आएगा उस दिन, उसके कुछ दिन पहले, ठीक है, उनको जो है एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा वेबसाइट से, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से। वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करके उस पर उनके क्षेत्र के प्रति जितने कैंडिडेट हैं उनका चुनाव चिन्ह वगैरह लिखा रहेगा और उसके सामने मुहर लगा करके या फिर बस ऐसे टिक करके पेन से उनको भेजना होता है पोस्ट ऑफिस के सहारे। तो ठीक है, तो ये था कि घर से ही वोट कर सकते हैं, ये सिस्टम था। लेकिन कांग्रेस इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन गई है, उसके कांग्रेस के पहले जो सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके जो हेड हैं सीताराम येचुरी, उसके जो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, वो भी इलेक्शन कमीशन को पहले लिख चुके हैं। इसके अलावा जो सीनियर कांग्रेस लीडर है अभिषेक मनु सिंह भी, उसके बाद राजदीप सुरजेवाला, ये दोनों भी इलेक्शन कमिश्नर के साथ मीटिंग किए कि ये जो है इलीगल है। ठीक है, पहला तो इसमें बताया कि जिस तरीके से लाया गया है, नियम जो लाया गया है कि 65+ लोग जो है वोट करेंगे, तो अपने आप में इलीगल है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे पार्टी से पूछा नहीं गया। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं कराया गया इसको के लिए, या फिर संसद में बिल वगैरह नहीं आया, तो ऐसे अपने आप मतलब चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करने का तरीका ही सबसे पहले इलीगल है। दूसरा ये कहा गया कि जो 65 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं हमारे कंट्री में, जो लोग 65+ हैं या फिर 65 की एज के हैं,
ठीक है। अधिकांशतः उनमें अनएजुकेटेड लोग हैं, अधिकांशतः उनमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनको जो है दूसरे से हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, दूसरे लोगों का मदद देना पड़ेगा इसके लिए। तो जिसके कारण क्या होगा कि डिस्क्लोजर ऑफ प्रीफर्ड कैंडिडेट, किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उनका आइडेंटिटी मतलब कि किस कैंडिडेट को वोट दे रहे बात बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि एक इलीगल, तो इसलिए जो है इसको वापस लेना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पे इंडिया चाइना अटेंड ब्रिक्स मीट होस्टेड बाय रसिया, तो ब्रिक्स का मीटिंग वर्चुअली में नहीं हुआ है, ओरिजिनली नहीं हुआ, बल्कि एक बस होस्ट किया गया था रसिया के द्वारा, तो वर्चुअली मीटिंग यहाँ पे हुआ है। तो ये आई थिंक सेकेंड 2 वीक के अंदर 2 सप्ताह के अंदर ये सेकेंड मीटिंग है, ठीक है। इसके पहले पिछले सप्ताह RIC का मीटिंग हुआ था, RIC मतलब कि रसिया, इंडिया और चाइना 3 कंट्री का एक ग्रुपिंग है, उसका ये मीटिंग हुआ था इसके पहले, यदि आपको याद हो तो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे ब्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रिक्स में 5 नेशन आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको जब बनाया गया था 2009 में, इसका जो फाउंडेशन हुआ था 2009 में फाउंडेशन हुआ था। हालांकि कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि फॉर्म्ड इन 2006, जैसे ब्रिक्स की वेबसाइट पे भी जाइएगा, फिर विकीपीडिया पे जाइए तो वहाँ पे लिखा रहेगा फॉर्म्ड इन 2006 और फाउंडेड इन 2009। तो हमको तो आज तक अंतर नहीं, फॉर्म्ड और फाउंडेड में अंतर क्या है ना। तो दोनों याद रखिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 2006 में इसको फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसका कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुआ था। 2009 में इसका पहला मीटिंग हुआ था, इसलिए शायद फाउंडेड इन 2009 लिखा रहता है। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ज्वाइन किया था, 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। शुरू में 4 ही कंट्री थे, BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें 1 साल बाद यानी 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये था ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि जापान बैक्स इंडिया से अगेंस्ट यूनिलैटरल LAC चेंज अटेम्प्ट। तो कहा जा रहा है कि जापान जो इंडिया के साथ है, जापान के द्वारा से कहा गया कि हम इंडिया के साथ है LAC पे जो कुछ भी रहा उसमें, चाइना के द्वारा जो यूनिलैटरली मतलब कि उसके तरफ से अपने मन से जो LAC के ऊपर जो चेंज किया जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चेंज किया जा रहा है, ये गलत है, जापान का ऐसा कहना है, ठीक है। यानी जापान हमारे साथ है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा प्लान फॉर मानसून सेशन। तो जैसा कि जानते हैं हमारे कंट्री में 3 सेशन होते हैं और मिनिमम 2 सेशन होगा। एक संविधान में लिखा गया कि 2 सेशन के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल में मिनिमम 2 सेशन होगा। लेकिन ट्रेडिशनली एक परंपरा बन चुका है, कन्वेंशन हो चुका है कि हमारे देश में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो मानसून सेशन आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए राज्यसभा के द्वारा प्लानिंग किया गया है कि 127 MP जो हैं लोग राज्यसभा में आएंगे पर फिजिकली रूप से, और बाकी सब वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मतलब वो घर से ही हल्ला करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना टीवी पे किस तरीके से वो लोग हल्ला करते हैं, तो अब घर से ही हल्ला करेंगे, अच्छा होगा, थोड़ा सा शांति माहौल होगा। तो जैसे कहा गया कि राज्यसभा में जो भी जगह है बैठने के लिए 127 मेंबर को फिजिकल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन कराते हुए 127 मेंबर ही बैठ सकते हैं, ठीक है, मानसून सेशन में। तो इसलिए यहाँ पे लोकसभा भी कुछ ऐसा ही करने के लिए सोच रहा है, राज्यसभा सोच चुका है कि 127 MP यहाँ पे आएंगे, बाकी MP घर से ही हल्ला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नागालैंड बैन डॉग मीट सेल आफ्टर सोशल मीडिया कैंप। तो नागालैंड में जो है डॉग मीट को बंद कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता का मांस काफ़ी ज़्यादा खाया जाता था, तो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला था अगेंस्ट डॉग मीट, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे नागालैंड में इसको बैन कर दिया गया था प्रोटेस्ट के कारण। तो यहाँ पे कल जो नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो के द्वारा बताया गया कि डॉग मीट को बैन कर देगा हर तरीके से, न मतलब कुक्ड अनकुक्ड सेल ऑफ डॉग मीट या फिर डॉग मार्केट वगैरह सबको बंद कर दिया गया, ठीक है। या फिर ट्रेडिंग करना भी डॉग का मतलब कि मारने के पर्पज से, ठीक है, तो उसको बैन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के द्वारा भी डॉग मीट को बैन कर दिया गया। कोई इमेजिन करके देखिए कैसे कोई कुत्ता का मांस खाता होगा, अजीब हालत है इंडिया में भी। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे फर्स्ट पेज का ही न्यूज़ है कि जो 15 अगस्त का जो कट ऑफ डेट रखा गया ICMR के द्वारा कि उसके पहले हम लोग वैक्सीन ले आएंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रोने लगे कि इतना जल्दी वैक्सीन क्यों आ जाएगा, है ना, ऐसा डेंजरस होगा, अनरियलिस्टिक होगा, ठीक है। अरे भाई 15 अगस्त तो आने दो, उसके बाद देखा जाएगा वैक्सीन आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे सवाल उठाने लगे 15 अगस्त के पहले कैसे आ जाएगा, कैसे वैक्सीन आ जाएगा, इंडिया कैसे बना लेगा, ऐसे ऐसे सवाल आजकल पूछा जा रहा है। तो जो भी है तो हम लोग बस देख सकते हैं कि 15 अगस्त के पहले आता है नहीं। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को वाजिब सवाल भी पूछा गया है, कुछ के तो मतलब बात ही अलग है। उनको तो पूछा है कि जैसे 15 अगस्त के पहले यदि आ जाएगा तो इतना जल्दी ट्रायल पूरा कैसे होगा, कहीं जल्दीबाजी में कोई हड़बड़ी ना हो जाए, ये सब किसी किसी का चिंता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आफ्टर BSF CRPF रेडी टू रिक्रूट ट्रांसजेंडर। तो कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर का रिक्रूटमेंट जो है BSF के द्वारा हाल ही में किया गया था। अब BSF के अलावे BSF के मतलब के अलावे अब CRPF वाले भी ट्रांसजेंडर को रिक्रूट करने वाले हैं, ट्रांसजेंडर को। तो हम लोग BSF और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, BSF और CRPF के बारे में। तो BSF का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होता है बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हालांकि शुरू में इसका नाम बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस था, इसलिए बाय मिस्टेक हमसे बोला गया, ठीक है। तो हम लोग BSF के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसका जो स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। जो 1965 में जो लड़ाई हुआ था,
ठीक है। ये CAPF के अंदर आता है। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो सेंटर के अंदर आते हैं। ये पुलिस फोर्स है, मतलब कि आर्मी और जो नॉर्मल पुलिस होता है स्टेट के, दोनों के बीच का ये काम करते हैं, ऐसा मतलब समझ लीजिए। तो ये BSF जो है CAPF के अंदर आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री जो CAPF जो है MHA के अंदर आते हैं, यानी कि BSF और CRPF दोनों MHA के अंदर आते हैं। BSF का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। 65 में जो लड़ाई हुआ था उसके बाद BSF का स्थापना किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। और ये जो गार्डिंग करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करता है। तो ये भी याद रखिए कि BSF कहाँ गार्डिंग करते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करते हैं। 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। एक CAPF है जो MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। दूसरा हम लोग CRPF के बारे में पढ़ लेते हैं। तो CRPF का स्थापना जो है हुआ था 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना हुआ था। 27 जुलाई 1939 को CRPF का स्थापना हुआ था। लेकिन उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, ठीक है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव मतलब ब्रिटिश की जो क्राउन थी, ठीक है, रानी थी, उसको रिप्रेजेंट करता था पुलिस फोर्स। तो CRPF का फुल फॉर्म पहले होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। जब ये 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना किया गया था। लेकिन 28 दिसंबर 1949 को 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल के CRPF कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो नाम लगभग सेम है, पहले क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काम लगभग सेम है, नाम बदल दिया गया यहाँ पे। CRPF आज भी है, पहले भी था, लेकिन फुल फॉर्म जो था पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, अब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पे ITBP भी न्यूज़ में है। यहाँ पे ITBP के बारे में जान लेते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कहाँ पे गार्ड करते होंगे, तो वहाँ का जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना, यानी इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर वहाँ पे गार्ड करते हैं। इनका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना हुआ था। जो चाइना से लड़ाई हुआ था उसके बाद इसका स्थापना हुआ था। हमारे इंडिया में हर चीज़ ऐसे ही स्थापित किया जाता है, पहले कोई घटना हो जाता है, फिर उससे बचने के लिए हम लोग किसी फोर्स का स्थापना करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप BSF के बारे में देखें, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुआ 65 में, उसके बाद उसका स्थापना हुआ। ITBP भी कुछ इसी तरीके से बना है। उसके अलावा NIA भी इसी तरीके से बना है कि जब 2008 में हमला हो गया था मुंबई ताज होटल पे, तो तब उसके बाद उसको बनाया गया था, ठीक है। तो ITBP कहाँ गार्ड करता है याद रखिएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो याद करने वाला है नहीं। CRPF के बारे में पढ़े, हाँ, ITBP का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था इस न्यूज़ से। तो अभी ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से MHA मतलब कि CAPF है। ITBP भी एक CAPF है। तो पूछा जा सकता है कौन कौन CAPF है जिसमें ट्रांसजेंडर का भर्ती किया जा सकता, मतलब कि करने जाने का प्लान किया गया है। तो याद रखिए BSF और CRPF, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ICMR के न्यूज़ के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया है कि ICMR हैज टारगेटेड 15 अगस्त लॉन्च फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो उसके पहले क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑन थर्सडे ICMR हेड बलराम भार्गव ऑन जुलाई 2 रोड टू ऑल 12 ट्रायल साइट्स कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट। तो इंडिया में लगभग 12 ट्रायल चल रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के। कोवैक्सीन दैट ऑल क्लिनिकल ट्रायल हैड टू बी कंप्लीटेड बाय 15 अगस्त। कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन जो सबसे आगे चल रहा है, इंडिया की तरफ से सबसे आगे चल रहा है वो है कोवैक्सीन, ठीक है। तो 15 अगस्त को इसको पब्लिक लॉन्च के लिए समय रखा गया है कि 15 अगस्त के पहले सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। बायोएथिक्स एक्सपर्ट हाउएवर हैव क्वेश्चन ऑल 3 फेजेज ऑफ टेस्टिंग फॉर अ वैक्सीन कैंडिडेट एट टू बी गिव इवन बिगिन ह्यूमन ट्रायल्स कैन बी क्रंच इन लाइफ टाइम फ्रेम फॉर अ मंथ। कह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे होगा, बहुत सारे लोगों का चिंता है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किस तरीके का वैक्सीन है ना, वैक्सीन कई तरह के होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं। BBIL के द्वारा बनाया गया, यानी कि भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया गया। इसमें जो है BBIL को मतलब कि हेल्प कौन किया, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो किसका था, जो पुणे में है। तो NIV पुणे प्लस BBIL मिलकर के इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए वैक्सीन 2 तरह के होते हैं, हम लोग उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम बताया था शॉर्ट में कि 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, एक तो एक्टिवेटेड, एक होता है इनएक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस को जिंदा डाला हमारे बॉडी में, ठीक है, जिंदे वायरस को हमारे बॉडी में डाला जाता है, और ताकि हमारा बॉडी उसके प्रति इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले। और ये मतलब कि पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है। जो बचपन में जो हम लोग को सुई दिया जाता है ना, BCG का सुई हो गया, फिर और भी बहुत सारा जो सुई दिया जाता है छोटे बच्चों को, वो एक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। मतलब उसमें जिंदे वायरस को मतलब कि इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में डाला जाता है। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि उस वायरस को मार करके या फिर जो बैक्टीरिया है उसको मार करके हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं होता है, इसके प्रति इम्यून सिस्टम तो बनता है लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं होता है। इसको बूस्टर डोज देना पड़ता है। जैसे जो पोलियो का जो ड्रॉप आता है, ठीक है, या फिर पोलियो का जो वैक्सीन लगता है, वो एक तरह के इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हमको 5 साल तक लेना पड़ता है। इसके अलावा जैसे टेटनस का जो सुई आता है ना, एक तरह के इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। लेकिन हमारे ज़िंदगी में BCG का सुई एक ही बार लगता है ना। BCG का जैसे इंजेक्शन जो होता है बचपन में एक ही बार लगता है, ऐसा नहीं है कि दोबारा BCG का लगता है। जो भी लगना होता है एक बार लग जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से वो हो गया एक्टिवेटेड, ये हो गया इनएक्टिवेटेड। तो ये पहले सबसे पहले तो याद रखिए कि एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, हम लोग आगे डिटेल में भी और पढ़ेंगे इनएक्टिवेटेड के बारे में। इट इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वन मेड बाय यूजिंग पार्टिकल्स ऑफ कोविड-19 वायरस दैट वर किल्ड, है ना, यानी इसमें जो कोविड-19 का वायरस को मार करके इसमें डाला गया है, मेकिंग देम अनेबल टू इन्फेक्ट और रेप्लिकेट। क्या करें, जिससे क्या होगा कि किसी को यदि वायरस आता है तो उसको इन्फेक्ट करेगा, मतलब उसको रेप्लिकेट करने से रोकेगा। इंजेक्टिंग पार्टिकुलर डोज ऑफ दिस पार्टिकल सर्व टू बिल्ड इम्यूनिटी टू हेल्प बॉडी क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट द डेड वायरस अकॉर्डिंग टू बीबीएल। तो बीबीएल के द्वारा से कहा गया कि इस वायरस को बॉडी के अंदर डाल देने से मारने के बाद बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ेगा कि यदि उसको वायरस पकड़ता भी है तो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट व्हेन डज आईसीएमआर एम टू लॉन्च इट, जब आईसीएमआर इसको कब लॉन्च करना चाहता है, तो 15 अगस्त के पहले लॉन्च करना चाहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इस दिस अचीवेबल, क्या 15 अगस्त के पहले ऐसा हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है। ए वैक्सीन यूजुअली गो थ्रू 3 फेजेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल में 3 फेज गुजरता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल में 3 फेज गुजरता है। CDSCO जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन अप्रूवल फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल सो फार। अभी तक जो है फेज 1 ट्रायल और फेज 2 ट्रायल हो चुका है। अकॉर्डिंग टू डिटेल फ्रॉम द CTRI, BBIL in its application estimated phase 1 and phase 2 trial to take a year and 3 months including at least a month for phase 1 alone। क्या कह रहा है कि जैसे कहा गया है कि BBIL जो अपने एप्लीकेशन में एस्टिमेट लगाया था कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल 1 साल लगेगा एंड 3 महीने, मतलब 1 ईयर एंड 3 मंथ, मतलब लगभग 15 महीना लगेगा, इंक्लूडिंग अ मंथ फॉर फेज 1 alone। एक्सपर्ट हैव क्वेश्चनड हाउ ऑल 3 फेज कैन बी कंडक्टेड विद इन अ मंथ। तो कहते एक्सपर्ट यहीं पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जब BBIL खुद कहा है कि हमको 15 महीने लगेगा फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में, तो यहाँ पे आईसीएमआर कैसे कह सकता है कि 1 महीने में, फिर 1.5 महीने में ही कैसे पूरा तीनों फेज कंप्लीट हो जाएगा। आई वुड फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग इफ इट इज डन। कहा जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए काफ़ी एक सरप्राइजिंग होगा, ऐसा बहुत लोगों द्वारा कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। एक्सपर्ट हैव क्वेश्चन even the most ambitious companies in the world that are in more advanced stage of development for the COVID-19 vaccine have a longer time frame। क्या कर रहा है कि जो दुनिया में और भी कई कंपनी जो वैक्सीन के आगे ट्रायल में पहुंच चुकी है, जो कई कंपनी फेज 3 ट्रायल में है, वो भी इतना जल्दी दावा नहीं करी कि हम 15 अगस्त के पहले लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो दिस रेजेज सेवरल क्वेश्चन, तो इसके कारण कई क्वेश्चन आता हो सकता है ना, कई मतलब कि कुछ बड़े डॉक्टर या रिसर्च लोग का कहना है दिस शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी। तो जैसे ही एक फिजिशियन है, डीन है इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के, उनका कहना है कि वैक्सीन लॉन्च करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों का सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये दवाई सक्सेसफुल होती है कि नहीं, है ना, इसका ह्यूमन ट्रायल पहले अच्छे से करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ न हो जाए। व्हाइल वैक्सीन ट्रायल कैन बी फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियल टेक ओवर लॉन्च द प्रोडक्ट। क्या करें कि वैक्सीन का ट्रायल को कितना भी फास्ट ट्रैक कर लो, 1 साल लगने वाला है ना, बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट अदर टाइप ऑफ वैक्सीन आर बीइंग स्टडीड, तो दूसरे तरह के वैक्सीन कैसे स्टडी, ओवर सच 100 वैक्सीन आर बीइंग टेस्टेड ग्लोबली। दुनिया भर में 100 से ज़्यादा वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है अभी, जो डिफरेंट फेजेज में है। नेक्स्ट है नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर। तो क्या नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। द SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस का ही दूसरा नाम है, SARS-CoV-2 यूजेज द स्पाइक ऑन इट सरफेस द स्पाइकन प्रोटीन। क्या करें कि उसके सरफेस पे जैसे बहुत सारे जो स्पाइक है ना, उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसका यूज करता है टू इंटर इन्फेक्ट सेल, हमारे सेल में इंटर करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का यूज करते हैं जो उसके बॉडी पे है। नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर वैक्सीन यूज अ वीकेंड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस टू कैरी दिस कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन इन द बॉडी। तो नॉन रिप्लिकेटिंग वायरस फैक्टर क्या है कि इसमें जो दूसरे वायरस को, जिसका मतलब जो वीक है, या उसको वीक बनाया गया है, वीकेंड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस टू कैरी दिस कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन इन द बॉडी बट इज मॉडिफाइड टू रिप्लिकेट। ठीक है, तो उसको डाला जाता है ताकि वो रिप्लिकेट ना करे। दिस अलाउ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पाइक प्रोटीन एज अ थ्रेट एंड बिल्ड इम्यूनिटी सो दैट इट कैन अटैक द रियल वायरस इफ ट्राई टू इन्फेक्ट द बॉडी। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे इस वैक्सीन में कि कोई भी दूसरा वायरस लेंगे जिसमें भी स्पाइक हो, है ना, वो थोड़ा कमजोर होना चाहिए, उसको बॉडी के अंदर डालेंगे इंजेक्शन के माध्यम से, तो बॉडी जो है इस वाले वायरस के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाएगा और उसको पता चलेगा कि स्पाइक प्रोटीन वाला वायरस आएगा तो कैसे हमको लड़ना है ना। तो जब कोरोना वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा तो फिर उसको पहचान लेगा कि अरे तो स्पाइक प्रोटीन वाला वायरस है ना, तो हमको इससे कैसे लड़ना है वो जान जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनिका टेस्टिंग वन सच वैक्सीन यूजिंग द CHADOXI वायरस, वायरस का नाम है। तो कहते हैं ऑक्सफोर्ड जो है एस्ट्राजेनिका के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है, इस तरह का एक वायरस का यूज करके वैक्सीन डेवलप करने वाला है। दिस वैक्सीन ऑलरेडी प्रोग्रेस टू फेज 3 ट्रायल। वैक्सीन जो है ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुका है, जो ह्यूमन ट्रायल का लास्ट फेज है, और उसके द्वारा कहा गया कि ये वैक्सीन जो साल के अंत में मतलब दिसंबर तक आ सकता है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारा है कि कैन साइनो बायोलॉजिकल इन कोलैबोरेशन विद बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेस्टिंग अनदर यूजिंग द एडिनो वायरस टाइप 5 वेक्टर। तो उसी तरह का वेक्टर यूज करके चाइना में वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है। ठीक है,
और दिस वैक्सीन वाज गिवन स्पेशल परमिशन फॉर यूज इन मिलिट्री पर्सनल जून में मिलिट्री पर्सन को वहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पढ़ते हैं आरएनए वैक्सीन के बारे में। तो दीज यूज मैसेंजर आरएनए, जो हम लोग इसके और पढ़े थे एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। एक्चुअली ये जो वायरस है आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस है आरएनए वायरस है। वायरस भी दो तरह का होता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो दीज यूज मैसेंजर मॉलिक्यूल डेट सेल व्हाट प्रोटीन टू बिल्ड। इन दिस केस द एमआरएनए इज कोडेड टू टेल सेल टू बिल्ड द molecular structure on the surface of SARS-CoV-2 which the immune system will recognize and build antibodies against। क्या कह रहा है कि आरएनए वैक्सीन में क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए का यूज करते हैं, मतलब आरएनए द यूज मैसेंजर आरएनए है ना, कि इसमें जो मैसेंजर आरएनए का यूज किया जाता है उसको भेजा जाता है बॉडी के अंदर, जो सेल को बताता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनाना है इम्यून उससे लड़ने के लिए। ठीक है, इसका यूज कौन कर रहा है, मतलब इस सिस्टम से वैक्सीन डेवलप, आरएनए वैक्सीन डेवलप करने में कौन अभी आगे चल रहा है, तो मॉडर्ना कंपनी एक है। मॉडर्ना इन कोलैबोरेशन विद यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज हैज वर्कड ऑन एमआरएनए वैक्सीन दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट 3 फेज ट्रायल दिस मंथ। तो जो फेज 3 ट्रायल में जाने वाली इस महीने में। ठीक है, यूएस का मतलब कि मॉडर्ना कंपनी है जो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ से मतलब मिल करके एक बना रहा है। फिर नेक्स्ट है फाइजर इन कोलैबोरेशन जर्मनी बायोटेक हैज गिवन पेशेंट इट्स एक्सपेरिमेंटल आरएनए वैक्सीन एट लो एंड मिड लेवल डोजेज। तो कहा जा रहा है कि उसके अलावा फिर एक और कंपनी है, यहाँ पे लिखा रहा है पी फाइजर ऐसे, ठीक है, जो जर्मनी की है, वो भी इसका टेस्ट कर रहा है, आरएनए वैक्सीन का टेस्टिंग कर रहा है। जैसे पिछले वाले में पढ़े हम लोग ना कि कौन से वैक्सीन का टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, जैसे पहले हम लोग पढ़े नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर का यूज करते हुए, दूसरा आरएनए वाले फैक्टर का यूज करते हुए, नेक्स्ट डीएनए वाले का यूज करते हुए कौन बना रहा है, तो दिस वैक्सीन यूज जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल दैट अगेन आर कोडेड विद एंटीजन अगेंस्ट विच द इम्यून रिस्पॉन्स इज टू बी बिल्ट, है ना। तो इसमें कौन सबसे आगे, तो इनोवियो फार्मास्यूटिकल एक है, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है जो डीएनए वैक्सीन INO 4800। तो ये भी एक वैक्सीन है जो फेज 1 ट्रायल में ही जाने वाला है अभी। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में भी एक जाइडस कैपिला है, कैडिला नाम का कंपनी है, उसको अप्रूवल मिला है इसके लिए डीएनए वैक्सीन के लिए। कल और सुने होंगे कि दूसरे वैक्सीन को इंडिया में दिया गया है, तो फेज 1 ट्रायल के लिए उसको कल आई थिंक 2-3 दिन पहले ही, थर्सडे जैसा कि यानी परसों है ना, सही है, तो परसों ही जो है इंडिया में ऐसा एक परमिशन दिया गया है एक और वैक्सीन का। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने तरह के वैक्सीन होते हैं और हर तरीके का फेज ट्रायल ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो कैसे इतना जल्दी आएगा, कई लोगों का कहना है, उनका चिंता वाजिब भी है, लेकिन कई लोग उटपटांग सवाल यहाँ पे बोलने लगते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट एंड हाउ लॉन्ग डिड मेक टू वैक्सीन, व्हाट इज द कोविड टाइमलाइन। क्या कर रहा है कि कितना लंबा लगता है किसी वैक्सीन को डेवलप करने में, और कोविड-19 का टाइमलाइन क्या है उसके बारे में लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगस्त 15 टारगेट फॉर लॉन्चिंग कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन यही है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। इज बिन डिस्क्राइब एज फास्ट ट्रैक एफर्ट। क्या कह रहा है कि बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब कि रिसर्च किया गया है, इसके कारण से 15 अगस्त को आ जाएगा। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज वेरी लॉन्ग अनसर्टेन प्रोसेस, इट ऑल्सो एक्सपेंसिव विद फंडिंग प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या कह रहा है कि तो कोविड-19 का ये जो था 15 अगस्त के पहले घोषित कर देंगे, ये काफ़ी एक सरप्राइज था दुनिया के लिए, कितना जल्दी कैसे हो जाए, क्योंकि वैक्सीन डेवलप करना एक लंबा प्रोसेस है, अनसर्टेन प्रोसेस है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। देर नो फिक्स पीरियड बट द प्रोसेस कैन टिपिकली रन इन टू डिकेड। क्या करें कि कोई फिक्स पीरियड तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जो प्रोसेस है, जो ट्रायल है, और दशकों तक चल जाता है, डिकेड्स लग जाता है, एंड स्टिल नो रिजल्ट। फॉर इंस्टेंस आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ रिसर्च द वैक्सीन ऑफ HIV इज स्टिल इन फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या करें, जैसे 30 साल से लगभग 30 साल से रिसर्च हो रहा है HIV पे, ठीक है, तो उसके कई सारे वैक्सीन अभी फेज 3 ट्रायल में ही पहुंचे हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलप्ड वैक्सीन इज वन वाज फॉर मम्स। क्या कह रहा है, विच रिसीव अप्रूवल इन 4 ईयर आफ्टर ट्रायल बिगिन इन 1963। तो मम्स एक डिजीज है, ठीक है, मम्स एक बीमारी है, उसके प्रति जो वैक्सीन अभी तक सबसे फास्टेस्ट बना है, और सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन का हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 4 साल का है, मतलब कि मिनिमम 4 साल लगा है अभी तक। सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेजी से जो सुई विकसित हुआ, इंजेक्शन विकसित हुआ है, वो 4 साल में विकसित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। इन मार्च एंटोनी फॉसी, डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, हैड टोल्ड द सीनेट कमिटी। तो यूएस में जो है वहाँ के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी है और इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके जो डायरेक्टर है वहाँ के पार्लियामेंट में बताएं कि वी वुड नॉट हैव अ वैक्सीन दैट वुड इवन बी रेडी टू स्टार्ट टू डिप्लॉय फॉर अ ईयर, 2 ईयर एंड अ हाफ। दिस इज द टाइम फ्रेम। हाउएवर इवन द एम्बिशियस टारगेट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन रेगुलेटर्स हैव इमरजेंसी ऑथराइजेशन। क्या कह रहा है कि इस तरह का एम्बिशियस टारगेट तभी मतलब कि अचीव किया जा सकता है जब कोई इमरजेंसी हो, है ना, अथॉरिटी के पास कोई इमरजेंसी हो। हम लोग पढ़ते हैं स्टेज 1 क्या है, तो स्टेज 1 R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। दिस टिपिकली टेक 2 to 4 ईयर। तो क्या करें, किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए पहले रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली 2 से 4 साल लगता है, या कोई जितना जल्दी रिसर्च कर लो उतना बढ़िया है ना। तो इसमें लगभग 2 से 4 साल लगता है। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर बेस्ड ऑन द वायरस जेनेटिक कोड इंस्टेड ऑफ इट्स प्रोटीन, एंड चाइनीज रिसर्चर्स ग्लोबली शेयर द जेनेटिक सीक्वेंस इन द जनवरी इटसेल्फ। क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले होता क्या है
कि जो वायरस का जो है जेनेटिक सीक्वेंस यहाँ पे डिकोड करना पड़ता है कि उस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है क्या। तो चाइना के द्वारा जनवरी में कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस पब्लिक कर दिया गया था, है ना। चाइना के जो रिसर्चर थे जेनेटिक सीक्वेंस को डिकोड करके, कोरोना वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को डिकोड करके अपने वेबसाइट पर डाल के दुनिया में बता दिए थे कि इस तरीके का एक वायरस है जिसका जेनेटिक सीक्वेंस ये है, यदि कोई दवाई बनाना चाहता है तो बना के दिखा दो, है ना। चाइना के द्वारा जनवरी में अपने आप ऐसा कर दिया गया था, तो रिसर्चर के लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया था। द सेकंड रीजन इज टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस मोडर्ना इज यूजिंग mRNA टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व इंजेक्टिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू ह्यूमन सेल फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन टू फाइट द वायरस। हाउएवर इट इज स्टिल अनप्रूवन टेक्नोलॉजी। जैसे कह रहा है कि दूसरा बात है टेक्नोलॉजी का यूज करना। जैसे हम लोग पढ़े ना कि 3 टेक्नोलॉजी, आरएनए एक होता है आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो 3 तरह के वैक्सीन के हमारे लोग पढ़े, एक था रिप्लिकेटिंग वायरस का वैक्सीन, है ना। तो इस तरीके से 3 तरह का वैक्सीन हम लोग पढ़े कि कौन कौन सा मेथड यूज करता है। जैसे यहाँ पे मॉडर्ना कंपनी का एग्जांपल दिया है कि वो आरएनए वैक्सीन का यूज कर रहा है, mRNA टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे एक मतलब कि किसी तरीके का दवाई बनाया गया कि हाँ, है ना, कि ऐसा हो सकता है इसका दवाई। दूसरा प्री क्लिनिकल ट्रायल, दिस इज व्हेन साइंटिस्ट टेस्ट द वैक्सीन ऑन सेल कल्चर एंड एनिमल्स। क्या करें कि इस समय क्या होता है, साइंटिस्ट जो है सेल कल्चर या फिर एनिमल पे इस तरह का रिसर्च करते हैं। दे फर्स्ट इनएक्टिवेट द वायरस, पुल आउट द पार्ट ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस एंड टेस्ट इफ ट्रिगर्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। तो इसको जानवर पे या फिर जो सेल कल्चर होता है उस पर इसको टेस्ट करते हैं। मोर क्रिटिकली दे चेक कि वैक्सीन कैंडिडेट कंटिन्यू टू हार्म द सेल। तो उसमें चेक क्या करते हैं कि ये वैक्सीन जो है किसी कैंडिडेट को हार्म नहीं करेगा, ये चेक करते हैं। मतलब कि ठीक करे ना करे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर देगा ना, ये चेक करते हैं वहाँ पे। यदि नो इम्यून रिस्पॉन्स इफ द कैंडिडेट हार्म द एनिमल, द रिसर्चर रिटर्न टू स्टेज 1। क्या करें, यदि वहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो वापस से स्टेज 1 पे चला आता है सब कुछ, है ना। तो इस स्टेज में 2 से 3 साल लग जाते हैं, यानी सेकंड स्टेज प्री क्लिनिकल ट्रायल में। उसके बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल 3 तरीके से होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेज होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा सबमिटेड फ्रॉम प्री क्लिनिकल फेज, कह रहा है प्री क्लिनिकल फेज में जो डाटा सबमिट होता है, रेगुलेटर अलाउ टेस्टिंग इन ह्यूमंस। तो उसके बाद रेगुलेटर जो है आदमी पर ट्राई करने के लिए इसमें सोचते हैं कि आदमी पे अब ट्राई किया जाए। वेरी फ्यू कैंडिडेट्स इंटर दिस स्टेज। तो कह रहे हैं बहुत कम वैक्सीन जो है इस स्टेज तक पहुंचता है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में बहुत सारा जो है दवाई नहीं काम करता है, और इसमें कम से कम 90 महीना लगता है। यहाँ पे यदि ठीक से इसको किया जाए तो 90 महीना, लगभग 7 साल से ज़्यादा लगता है। फेज 1 में द वैक्सीन इज गिवन टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो फेज 1 में क्या होता है कि कभी कभी कम लोगों को, है ना, मतलब कि 10-15 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। दिस इज अबाउट 3 मंथ, इसमें कम से कम 3 महीना लगता है। एंड साइंटिस्ट मेजर एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो उसके बाद साइंटिस्ट जो उसके बॉडी में एंटीबॉडी देखते हैं कि कितना एंटीबॉडी बना है, ठीक है। एंटीजेन जो होता है वायरस को कहते हैं, और जिसके कारण बीमारी हो उसको एंटीजन बोलते हैं, और जिसके कारण बीमारी ठीक होता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। फेज 2 में क्या, इट इज फाउंड सेफ इफ इट फाउंड सेफ। यदि फेज 1 में जो है जितने लोगों को दिया गया था वहाँ पे देखा कि हाँ रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज में उसको भेजा जाता है, यानी कि स्टेज 3 के फेज 2 में भेजा जाता है। तो इसमें कुछ 100 लोगों को दिया जाता है ना, सेवरल 100 पीपल। 3 एस्पेक्ट्स आर एसेस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉमन एडवर्स रिएक्शन, नेक्स्ट एबिलिटी टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेफ्टी। देयर इज ऑल्सो कंट्रोल टू कंपेयर हाउ द वैक्सीन वर्क इन डिफरेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखा जाता है कि डिफरेंट तरह के लोग में किस तरीके का इस मेडिसिन का क्या रिस्पॉन्स रहा है, यहाँ पे ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते दिस स्टेज हैज बीन, तो इसमें जो है लगभग 6 से 8 महीना लग जाता है ना। फेज 2 ट्रायल वाले में ही 6 से 8 महीना लग जाता है। दिस स्टेज में शॉर्टेंड कोविड-19 डेवलपमेंट। तो कोविड-19 के वैक्सीन में काफ़ी इसको शॉर्टेंड किया। जैसे मॉडर्ना कंपनी मात्र 63 दिन में फेज 2 ट्रायल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने 63 दिन में जो भी रिजल्ट है उसके आधार पर देख लिया कि हाँ सही कर रहा है, आगे बढ़ते हैं, फेज 3 में चलते हैं, ठीक है। फेज 3 में तो जहाँ पे हज़ारों लोगों को दिया था, 1000 पीपल आर इनरोल्ड, दिस टेक्स 6 to 8 मंथ, और बड़े पॉपुलेशन पे इसको देखा जाता है। तो फेज 3 ट्रायल जब हो जाता है तब वैक्सीन रेडी हो जाता है ना। फेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज हम लोग पढ़ें। स्टेज 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेज 2 में तक है प्री क्लिनिकल, स्टेज 3 क्लिनिकल। स्टेज 3 में 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो यहाँ से दवाई रेडी हो गया, जब फेज 3 पास तो दवाई रेडी। उसके बाद रेगुलेटरी व्यू, रेगुलेटरी व्यू जिंदगी भर चलते रहता है उस दवाई का। रेगुलेटरी व्यू कहने का मतलब कि दवाई जो है मतलब प्रोडक्शन हो गया था, मार्केट में आ रहा है, तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके क्वालिटी को रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। कोई क्वालिटी कम करके ना बेचे, या फिर कोई उसमें डुप्लीकेट उसका ना बना करके बेचे, ये सब रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये तो हमेशा के लिए करना पड़ता है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब दवाई बनता है उसके शुरुआती दिनों में इसको कुछ ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वैक्सीन कुछ लोगों को फायदा न कर रहा हो, उन लोगों को हार्म कर रहा हो, तो पब्लिक के से रिस्पॉन्स लिया जाता है जिनको ये वैक्सीन दिया गया है ना। तो यदि वैक्सीन कभी आती है मार्केट में तो जिनको दिया जाएगा उनसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके का लग रहा है, कोई साइड इफेक्ट उसका देखा जाता है वहाँ पे,
ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल का ये लास्ट फेज है ना, फेज 4 ऐसा इसको समझ सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल का। लेकिन अलग स्टेज में इसको काउंट किया जाता है रेगुलेटरी रिव्यू, है ना, रेगुलेट करना तो ये तो हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद दवाई को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स लगते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो 6 स्टेज किसी दवाई का होता है, उसके बाद मार्केट में आता है, तो जिसमें 3 ही स्टेज इंपॉर्टेंट है, शुरू का 3 स्टेज दवाई के प्रोडक्शन होने तक। यहाँ पे दुनिया में अभी कौन कौन सा वैक्सीन अभी कैंडिडेट है, वैक्सीन कैंडिडेट अभी कौन कौन है दुनिया में, तो देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पे दिया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनिका दोनों मिल करके बना रहा है। दवाई का नाम यहाँ पे है AZD12 1 पे 4x2 है ना, 1 4x2, तो दवाई का नाम है, बाद में हो सकता है नाम इसका चेंज किया जाए। तब देख सकते हैं कंपनी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका। दवाई बना रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो नॉन रेप्लिकेटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी फेज 3 ट्रायल में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं रीच मार्केट बाय द एंड ऑफ 2020, तो सबसे आगे यही चल रहा है, 2020 के अंत तक हो सकता है कि ये दवाई आ जाए। नेक्स्ट मॉडर्ना प्लस NIAID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो था वहाँ पे US वाला हम लोग पढ़े थे, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए था, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज USA का जो था। तो मॉडर्ना प्लस एक कंपनी मिलकर के mRNA 1273 बना रहा है, इसके बारे में एक दिन काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस किए थे किसी न्यू डिस्कशन में ही। RNA टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है। इसका फेज 3 ट्रायल चालू होने वाला है, ठीक है, मतलब कि स्टेज 3 का फेज 3 ट्रायल इसका चालू होने वाला है, 2021 तक आ जाएगा, ऐसा मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है BioNTech Pfizer, ये जर्मनी वाला जो है, इसका फेज 1 चालू हो चुका है, फेज 2 भी हो चुका, फेज 1 फेज 2 में है और फेज 3 चालू होने वाला है। दवाई का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, और अक्टूबर तक हो सकता है कि आ जाए अप्रूवल के लिए, मतलब कि अप्रूवल के लिए फाइल करे, ऐसा सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्लस चाइना, ये चाइना का जो कंपनी है सिनोफार्म, उसके द्वारा इनएक्टिवेटेड वाले जो इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। फेज 1 फेज 2 और फेज 3 तीनों ट्रायल इसका चालू हो चुका है। एक्सपर्ट टू प्रोड्यूस 120 मिलियन डोजेज ईयर वंस मास प्रोडक्शन बिगिन, ठीक है। तो हालांकि अभी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन इसका तीनों फेज ट्रायल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी चाइना का ही है, नॉन रेप्लिकेटिंग फैक्टर का यूज कर रहा है, फेज 1 फेज 2 ट्रायल कर चुका है, लेकिन इसका 80% ही जो है साइड इफेक्ट, 80% लोगों पे साइड इफेक्ट दिखा है, ठीक है, इसलिए इसको फेज 3 ट्रायल का लाइसेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। और चाइनीज मिलिट्री को हालांकि इसका डोज दिया गया, स्पेशल अप्रूवल गिवन फॉर यूज इन चाइनीज मिलिट्री, ठीक है। सिनोवैक, ये भी चाइना की कंपनी है, तो उसका दवाई का नाम है कोरोनावैक। ये एक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें जिंदा वायरस को शरीर के अंदर डाला जाएगा, काफ़ी ये मतलब कि रिस्की चीज़ है ये। फेज 1 फेज 2 का ट्रायल इसका रिजल्ट आया है, फेज 3 चालू होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये था ये मतलब कि कोरोना वायरस के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, तो सेबी नोटिफाइज अमेंडमेंट टू इन्वेस्ट एडवाइजर नॉर्म्स, तो सेबी के बारे में लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेबी करता क्या है, तो ये रेगुलेट करता है, सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी एक रेगुलेटर है, मतलब कि जो इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी का जो मार्केट है, मतलब कि यहाँ पे जैसे जो बॉन्ड का खरीद बिक्री किया जाता है उसका रेगुलेटर है। सेबी के बारे में काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को इसका स्थापना हुआ था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।